वेलकम स्टूडेंट्स, ईपीटीडी के क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम आप लोग से ईपीटीडी के सिलेबस के बारे में। ओके, तो पहले आपसे हम बात कर लें कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, ये बता दें आप लोग। आई थिंक अच्छा ही गया होगा, है ना। और अभी आपका ये सेशनल भी कंप्लीट होने को होगा, है ना। ठीक है, तो अब तो आप पढ़ने के मूड में होंगे, है ना। तो पढ़ने के मूड में है और थोड़ा सा भी ये आपका ये न्यू ईयर भी आने वाला है, तो इंटरटेनमेंट के भी मूड में होंगे। तो धीरे धीरे हम लोग क्लास किया जाएगा, है ना। इंटरटेनमेंट का मूड बनाए रखिए। फर्स्ट जनवरी आने वाली है और उसका इंटरटेनमेंट का मूड बनाते हुए भी हम लोग देखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा ईपीटीडी। ईपीटीडी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो इसमें हम लोग देखें, आप लोग इसका सिलेबस का बात करें तो इसमें हम लोग देखें तो एज यूजुअल जैसे आप लोग देखते आए हैं कि हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में 5 मॉड्यूल्स होता है, 5 यूनिट्स होता है। तो इसमें आपका 6 यूनिट है ना। इसमें आपको पढ़ना है 6 यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स है इसमें आपका 6। कितना? 6 यूनिट है। तो चले हम लोग देखें 1 बाई 1। तो है ना, इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को जो आप लोग को जो पढ़ना है वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट 6 है। यूनिट जो है फ्रॉम 1 to 6, 6 यूनिट है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं कि हर सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होता है, इसमें 6 यूनिट है। अंदाज आप लगा सकते हैं कि थोड़ा सा ये लेंदी है ईपीटीडी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक चीज बता दें आपको कि आप लोग के लिए मेनली इलेक्ट्रिकल वाले के लिए 2-3 पेपर बहुत इंपॉर्टेंस है। 2-3 पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात अभी नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। तो उसमें आपका 2-3 पेपर, जिसमें एक तो होता है आपका मशीन, दूसरा है पावर सिस्टम। तो पहले हम लोग देख लें कि पावर सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। पावर सिस्टम को हम लोग जो है, हम लोग जो इसको पावर सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, है ना। पावर सिस्टम को जो हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे पिछले सर लोग आपको बताए होंगे कि हम लोग इसमें 3 चीज़ पढ़ते हैं। 3 चीज़, एक पढ़ते हैं जनरेशन, है ना, जनरेशन, और एक ट्रांसमिशन, और एक डिस्ट्रीब्यूशन। 3 फील्ड में, ठीक है। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ हम लोग पावर सिस्टम को 3 पार्ट में करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। तीन तीन क्लास में बांट के स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है जनरेशन। जनरेशन आप लोगों ने 3rd सेम में पढ़ लिया, है ना। पावर जनरेशन आप लोग पढ़ चुके। उसके बाद है आपका आता है ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें पढ़ेंगे आप, जो अभी है ईपीटीडी में पढ़ेंगे आप पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्चुअली ये तो हो गई पावर सिस्टम की बात, लेकिन हम आपका जो सिलेबस की बात है, तो हम लोग जो है पावर सिस्टम को 3 पार्ट में करके करते हैं। एक PS1 हो गया, जनरेशन, ठीक है। जनरेशन जो आपका 3rd सेम में आप लोग ये देख चुके। फिर होता है PS2। PS2 जो अभी आप लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक पावर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4th सेम में। और पावर सिस्टम का एक पेपर और आगे आएगा जो आपका PS3 जिसको कहते हैं, तो प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर, ये इसको कहें आप लोग में है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन।
ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो आप लोग देख ही रहे हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रिकल वाले के लिए मेनली ब्रांच पेपर, कोर पेपर का बात कर रहे हैं। मेन पेपर होता है पावर सिस्टम में 3, पावर सिस्टम 1 जो आपने जनरेशन में थर्ड सेम में पढ़ चुके आप, पावर सिस्टम 2 जो अभी फोर्थ सेम में आप पढ़ेंगे, ईपीटीडी है ना, ये कौन सा हो गया, ईपीटीडी, जो अभी हम देख लेंगे। और उसके बाद है आपका ये, आप पढ़ेंगे ये फिफ्थ सेम में, ये आपका फिफ्थ सेम में है। देखिए तीनों सेमेस्टर में आपका एक एक पेपर है पावर का। जनरेशन पढ़ चुके, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी पढ़ेंगे, कैसे ट्रांसमिट करते हैं, है ना, उसमें पढ़े थे जनरेट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, डिफरेंट पावर स्टेशंस के बारे में। और इसमें पढ़ेंगे ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, बिजली को भेजते कैसे हैं पावर हाउस से, और उसको ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, डोर टू डोर, होम टू होम, है ना, ऑफिस टू ऑफिस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कैसे उसको बिजली को सप्लाई करते हैं। तो वो हो गया ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड होता है प्रोटेक्शन, ये स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो बिजली से सुरक्षा हम कैसे करते हैं, वैसे ही घर में जैसे एमसीबी लगाते हैं, ऑफिस में, इंडस्ट्री में, पावर हाउस में, कैसे कैसे उसका प्रोटेक्शन करते हैं, सुरक्षा करते हैं बिजली से, तो वो पढ़ेंगे। तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिकल वाले के लिए पावर सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है। थर्ड सेम में भी एक पेपर है, फोर्थ सेम में भी है, फिफ्थ सेम में भी है। और ये तो हो गया। और आपको बता दें कि ये दोनों पेपर यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पिछली बार भी ये हम पढ़ा चुके हैं। आपका ईपीटीडी जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं आपको, पिछले बार भी आपके सीनियर्स को मैंने ही पढ़ाया है, और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन भी मैंने ही पढ़ाया है, दोनों। और आप समझ लीजिए इसके बाद, है ना, पावर सिस्टम का 3 पेपर टाइप क्या बताए आपको टाइप बताए कि हम लोग पावर सिस्टम को स्टडी करते हैं 3 फील्ड में बांट के, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया पावर सिस्टम के बारे में जानकारी का, जिसमें आपको हम बताए कि इसमें जो है पावर सिस्टम 1 में आप जनरेशन पढ़ चुके, पावर सिस्टम 2 में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे आप, ठीक है। और पावर सिस्टम 3 जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो ये होता है आपका, ये थर्ड सेम में है, ये थर्ड सेम में है। ये आपका कहाँ है आपका पढ़ना, ये आपको पढ़ना है थर्ड सेम में, ये पढ़ना है फोर्थ सेम में, और ये पढ़ना है फिफ्थ सेम में। और ये 2 पेपर ये ऑलरेडी हम पिछली बार पढ़ा चुके हैं, ये भी पिछली बार पढ़ा चुके हैं दोनों, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन भी पढ़ा चुके हैं। और आप आ जाए, एक और आपका पावर का पेपर है, एक और पावर का पेपर, ये 3 ही पेपर है, लेकिन पावर सिस्टम से रिलेटेड एक 4th पेपर है आपका, वो है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये है आपका 6th सेम में, ठीक है, ये 6th सेम में, ये भी पावर सिस्टम का, ये 6th सेम में इस बार हम ही पढ़ा रहे हैं। तो पावर सिस्टम समझ रहे हैं कि पावर सिस्टम जनरेशन शायद आपको ये रोशन सर ने पढ़ाया होगा, और ये तीनों पेपर 4th सेम, 5th सेम, 6th सेम हम देख रहे हैं। और एक, ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट, हम लोग अब बात करें किसका, अब हम लोग बात करें कि क्या आपको मैंने बताया कि आपका हर जो यूनिट में पावर सिस्टम में जो होता है, हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट होता है ना टोटल, हर सेमेस्टर में हमारा यूनिट कितना होता है, 1 to 5। लेकिन इसमें है आपका, इसमें 4th सेम में अभी जो ईपीटीडी पढ़ेंगे, ईपीटीडी में पढ़ेंगे हम लोग कितना, 6 यूनिट 1 to
6। तो हम लोग यहाँ देखें कि यूनिट 1 2 3 4 5 6 में क्या क्या पढ़ना है आपको, जिससे कि आपको अंदाज हो जाए कि ये पेपर में क्या क्या है ना, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कौन सा बुक लेना है ना। लेट अस टॉक अबाउट दिस थिंग, है ना। जैसा कि आपसे बात हो ही गई कि आपका पेपर आई थिंक अच्छा गया होगा। आप लोग अभी लैब से फ्री भी हो रहे होंगे, अब लगभग ख़त्म होने का होगा सेशनल, और न्यू ईयर भी आ रहा है, इंजॉय भी करें और धीरे धीरे आप लोग एक कोर्स परचेज करके पढ़ते भी रहें, है ना। और आई थिंक कि आपको ऑब्वियसली आना चाहिए टेक्निकल क्लास में। क्यों? रीज़न आपको पहले से पता है, ठीक है। तो अब देखें हम यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट वाइज देखें क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है सिंगल लाइन डायग्राम। एसएलडी हो गया आपका, एसएलडी हो गया आपका सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल क्या है? एसएलडी हो गया सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हम लोग जो है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो सप्लाई कर रहे हैं, है ना, ट्रांसमिट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया पावर हाउस में, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ से ट्रांसमिट करके हर जगह इंडस्ट्री में, रेजिडेंशियल जगह पर, ऑफिशियल जगह पर भेज रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि वी आर यूजिंग 3 फेज सिस्टम। हम लोग एसी जो यूज कर रहे हैं 3 फेज सिस्टम। तो ये तीनों फेज जो आप बैलेंस अनबैलेंस पढ़े होंगे, तो इस जगह पर क्या है कि हम तीनों ट्रांसमिशन लाइन का नहीं दिखाते हैं, बल्कि एक ही वायर से दिखाते हैं। जब किसी डायग्राम को मतलब ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक, मतलब पावर हाउस से सप्लाई चला इलेक्ट्रिसिटी का और किसी ऑफिस में पहुंच रहा है बिजली, या किसी इंडस्ट्री में पहुंच रहा है, या आपके घर में पहुंच रहा है, तो उसके लिए जो स्केच करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसको 3 लाइन नहीं, क्योंकि तीनों ट्रांसमिशन वायर का एक ही वायर से हम बनाते हैं, जिससे कि हम समझ सके कि तीनों में वैसा ही होता होगा। तो उसको हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं, है ना। तो सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्या होता है ना। जो भी डायग्राम जो हमारा पावर हाउस के बाद जो ट्रांसमिट किया जा रहा है बिजली, और हमारे घर तक पहुंच रहा है, हमारे ऑफिस तक पहुंच रहा है, इंडस्ट्री तक पहुंच रहा है, उसका एक डायग्राम बनाना कि इस जगह क्या है, इस जगह क्या है, इस जगह क्या है, उसमें ट्रांसफार्मर को दिखाना, उस जगह सर्किट ब्रेकर को दिखाना, वो हमारा क्या आता है, सिंगल लाइन डायग्राम। मतलब एक लाइन से दिखाते हैं, सिंगल लाइन से, 3 लाइन से नहीं। 3 फेज सिस्टम को 3 वायर होता है, हम एक ही लाइन से दिखाते हैं, उसको हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, पहले ये जान ले क्या क्या है। फिर इसी में हम पढ़ते हैं, यूनिट 1 में है आपको पढ़ना क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जो ऊपर वाला जो वायर है, हम लोग के सर के ऊपर से जो वायर जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, उसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन या ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ओवरहेड मतलब सर के ऊपर है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग कई तरह से क्लासीफाई करते हैं, कई तरह से। वोल्टेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना वोल्टेज उससे पास कर रहा है, लेंथ से कि कितना दूरी तक ये हमारा कनेक्शन है ना, और एक टाइप से कि कैसा टाइप है। तो समझ लें क्लासिफिकेशन में कि क्लासिफिकेशन में लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना दूर तक सप्लाई है, उसको 3 तरह से बांटते हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, है ना, 3 तरह से। फिर ट्रांसमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बांटते हैं हम लोग 2 तरह से, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, 2 हो गया। अब प्राइमरी में भी बांटेंगे, तो एक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। फिर कैसा सप्लाई है, सप्लाई क्या है हमारा, एक ऊपर जो यूज करते हैं उसको ओवरहेड ट्रांसमिशन कहते हैं, और नीचे में एक अंडरग्राउंड होता है, उसको अंडरग्राउंड केबलिंग कहते हैं। तो किस तरह से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें, है ना, कि किस तरह का वोल्टेज के एंगल से देख रहे हैं,
कि लेंथ के हिसाब से देख रहे हैं कि टाइप के हिसाब से देख रहे हैं, तो वो क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या है, कंपैरिजन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे इसमें कि हम अगर एसी जो यूज कर रहे हैं उसके जगह पर डीसी यूज करते, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं। सिंगल फेज हमारे लिए फायदेमंद है, आप लोगों ने लिखा होगा कंपैरिजन ऑफ 3 फेज एसी सिस्टम विथ सिंगल फेज एसी सिस्टम। तो उसमें हम लोग देखे हैं कि 3 फेज एसी सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्यों अच्छा है, कंपेयर करके देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस में ज़्यादा अमाउंट में क्वांटिटी में वायर लग रहा है। तो यहाँ पर कंपैरिजन के बारे में 3 चीज़ हो गया। यूनिट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्चुअली बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, सिस्टम है, बेसिक्स पढ़ेंगे इसमें कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेसिक क्या है। तो ये सब हो गया क्या, सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ओवर ट्रांसमिशन लाइन को कैसे कैसे क्लासीफाई करेंगे वो पढ़ेंगे, और कंपैरिजन ऑफ ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कि हम एसी वाला सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डीसी अगर उसी जगह सप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो ये हो गया यूनिट 1 में इतना पढ़ना है। अब आ जाए हम लोग यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है लाइन पैरामीटर्स। लाइन पैरामीटर्स क्या है कि एक्चुअली जो वायर है, ट्रांसमिशन वायर समझ गए, हम लोग के सर के ऊपर से जो वायर पास कर रहा है जिससे सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग के क्या बोलते हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या OH वायर, ओवरहेड। तो उस वो किस चीज पर डिपेंड करता है, तो ये जनरली डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, इंडक्टेंस पर, कैपेसिटेंस पर, ये सब पर। तो इस चीज को देखेंगे कि हमारा जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, यही आपका लाइन पैरामीटर है। ठीक है, फिर देखेंगे कि एक्सकीन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है ना। जैसे करंट जब बाहर से पास करता है, कंडक्टर है तो कंडक्टर के सेंटर से पास करता है कि एक्सियल लाइन से पास करता है कि बस सराउंडिंग से पास करता है, ये देखेंगे। तो इसमें है स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। फिर है परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को जो क्लासीफाई करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, एक होगा शॉर्ट, दूसरा होगा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और तीसरा होगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। 3 होगा, 3 तरह का हम लोग लेते हैं लेंथ के हिसाब से। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कैसे काम करता है, परफॉर्मेंस में क्या निकालेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन, क्या निकालेंगे, इफिशियंसी। जैसे आपका परफॉर्मेंस किस चीज पर डिपेंड करता है, मार्क्स पर। आपको जितना अच्छा नंबर आएगा उतना अच्छा स्टूडेंट समझा जाएगा, है ना। अगर बिहेवियर का बात करें तो बिहेवियर अच्छा है तो सब टीचर आपको पसंद करेंगे, ये बच्चा तो बहुत इसका बिहेवियर अच्छा है। तो परफॉर्मेंस मेनली देखा जाएगा आपके मार्क्स पर। तो इसका परफॉर्मेंस और ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग क्या देखते हैं, उसका इफिशियंसी कैसा है, हाई है, और जिसका इफिशियंसी जितना अच्छा रहेगा वो अच्छा है ट्रांसमिशन सिस्टम। फिर क्या है, उसका वोल्टेज रेगुलेशन देखेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन क्या मतलब, फ्लक्चुएशन। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन जानते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएट करना, ज़्यादा कम होना ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता है। तो जितना कम वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा वो है। तो परफॉर्मेंस में हम लोग देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन, इफिशियंसी, ये सब। तो जिसका इफिशियंसी ज़्यादा अच्छा रहेगा, वोल्टेज रेगुलेशन कम रहेगा, उसको अच्छा कहेंगे। उसी तरह से परफॉर्मेंस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, है ना। हम लोग क्या क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस देखेंगे। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में आपको खाली आइडिया दे देंगे, पढ़ना नहीं है आपको। 2 ही चीज़ पढ़ना है, शॉर्ट का है और मीडियम का, लॉन्ग आपको नहीं पढ़ना है। तो इसका केवल आइडिया दे देंगे। फिर फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट देखेंगे, है ना। फेरांटी इफेक्ट किस केस में होता है वो समझेंगे। तो ये हो गया। अब आ जाए यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के बारे में, जिसको बोलते हैं EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। वोल्टेज को हम लोग कई तरह से क्लासीफाई करते हैं,
है ना, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ऐसे। तो वो सब हम लोग देखेंगे कि कितना से कितना वोल्टेज को लो वोल्टेज माना जाता है, कितना से कितना वोल्टेज के रेंज को हाई वोल्टेज माना जाता है, कितना से कितना वोल्टेज को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज माना जाता है, कितना से कितना वोल्टेज को अल्ट्रा हाई वोल्टेज माना जाता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि यार एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का ज़रूरत क्यों पड़ा, ये देखेंगे। HV सब स्टेशन कंपोनेंट्स, जो हमारा सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन समझते हैं, तो पावर ए हाउस हो गया, एक पावर स्टेशन हो गया। उसके बाद बीच बीच में हम जो ट्रांसमिट करते हैं, तो जैसे कोई मेन रेलवे स्टेशन होता है, उसके बीच बीच में एक छोटा छोटा स्टेशन होता है, हॉल्ट होता है। तो उसी तरह से पावर हाउस, पावर स्टेशन के बाद सब स्टेशन होता है। तो वही हाई वोल्टेज सब स्टेशन में कौन कौन का सा कंपोनेंट लगता है वो देखेंगे। HVDC, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन की हाई DC हमारा फ्रूटफुल है, ज़्यादा यूजफुल है। तो DC हम कैसे यूज करेंगे, DC में भी हमको हाई वोल्टेज का ज़रूरत है। तो HVDC के बारे में, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, ये पढ़ना है यहाँ। फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन लाइन, ये वाला जो है जिसको हम लोग कहते हैं फैक्ट, फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन लाइन। फैक्ट क्या होता है, फैक्ट कंट्रोलर क्या होता है, ये देखेंगे। ये न्यू टेक्नोलॉजी आया है, हालांकि एकदम लेटेस्ट नहीं है, लेकिन ये न्यू है, पहले ये नहीं होता था। फैक्ट कंट्रोल, फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन मतलब ये फ्लेक्सिबल मतलब समझते हैं वेरिए, हम जो जैसा चाहें वैसा। तो AC ट्रांसमिशन सिस्टम को जिस तरह का सप्लाई चाहेंगे उस तरह का, तो वो हो गया फैक्ट। और फैक्ट को जो हम कंट्रोल करते हैं उसको फैक्ट कंट्रोलर कहते हैं। फिर न्यू ट्रेंड्स इन फैक्ट, अब फैक्ट कंट्रोलर जो बन रहा है वो कैसे कैसे बनाते हैं, तो ये आपका लेटेस्ट है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये फैक्ट जो है मॉडर्न है, मॉडर्न वाला में है, अभी हम बहुत पहले से नहीं चल रहा है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको यूज करते हुए। तो इसके बारे में लेटेस्ट जो है इसमें पावर सिस्टम में जो जानकारी है उसका यूज करके क्या फ़ायदा उठा रहे हैं फैक्ट्स का, तो वो देखेंगे। ये आपका यूनिट 3 हो गया। यूनिट 4 हो गया आपका, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, फीडर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है और मेंस होता है। फीडर क्या है, जहाँ से आपका पावर सप्लाई जा रहा है पावर सब स्टेशन में, वहाँ उससे जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करके आपके यहाँ जो आ गया वो मेन सप्लाई हुआ। तो हम लोग ये देखेंगे कि AC और DC डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। फीडर क्या होता है ना, फीडर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है ना, और मेन सप्लाई क्या होता है, ये चीज़ समझेंगे यहाँ पर। फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, टाइप ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम, कौन कौन स्कीम से भेजते हैं। इसमें स्कीम जो होता है वो होता है, एक रेडियल होता है और एक रिंग होता है ना, दो तरह का होता है, एक रेडियल होता है और एक रिंग सिस्टम होता है। तो ये देखेंगे कि दोनों क्या है भाई, रेडियल सिस्टम क्या है, रिंग सिस्टम क्या है, और रिंग वाला हमारा ज़्यादा अच्छा क्यों है, इसको क्यों अपनाते हैं ज़्यादा। ठीक है, अब यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे ओवर। देखिए एक्चुअली क्या है कि आप लोग को इतना चीज़ बता चुके यूनिट 1 से लेके 4 तक, लेकिन एक्चुअली आप लोग को जानकारी का जो चीज़ है जो सबसे पहले पढ़ना चाहिए था वो ये है यूनिट 5। यूनिट 5 जो है आपको सबसे पहले अगर बताया जाए, ये वाला यूनिट 5 अगर सबसे पहले आपको बताया जाए तो आपको पावर सिस्टम जानने में सुविधा होगी। यही है बेसिक चैप्टर, बेसिक यूनिट। यूनिट 5 ही है जो बेसिक है, जिसमें क्या ओवरहेड कंडक्टर्स कि हम लोग जो वायर ले रहे हैं ऊपर वाला, उसमें कौन तरह का कंडक्टर लेंगे उसके बारे में जानकारी है। लाइन इंसुलेटर, जैसे पोल हम कौन सा ले रहे हैं, है ना, पोल ले रहे हैं, टावर ले रहे हैं जिस पर से वायर पास कर रहा है। ओवरहेड कंडक्टर्स के लिए क्या हम सपोर्ट ले रहे हैं, है ना, सपोर्ट में क्या हो गया, पोल हो गया।
और जहाँ हेवी वोल्टेज है वहाँ क्या हो गया, वहाँ हो गया टावर हो गया। आप देखते होंगे इलेक्ट्रिक टावर होता होगा, इलेक्ट्रिक पोल्स देखे होंगे। तो ये हम ओवरहेड कंडक्टर में सपोर्ट पढ़ेंगे। सपोर्ट है, सपोर्ट भी पढ़ना है यहाँ पर। सपोर्ट में आपका क्या आ जाएगा, सपोर्ट में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स आ जाएगा, और डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रिक पोल्स, और एक क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक टावर आ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक टावर, टावर्स। तो ये दो चीज तो ये सपोर्ट में है, तो ये आपको जानना चाहिए। इंसुलेटर किस चीज पर रख के वायर को पास कर रहे हैं, देखते होंगे गोल गोल इस तरह का चीज बना हुआ रहता होगा, ऊपर में इस तरह का बना हुआ रहता होगा आपका, ऐसे इंसुलेटर टाइप का आपका बना हुआ रहता होगा, ऐसे 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 करके इस पर से आपका ये पोल पर रहता होगा, और इस पर से वायर पास कर रहा है, ऐसे देखते होंगे। तो ये क्या हो गया, लाइन इंसुलेटर्स हो गया, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना होगा। तो ये सब चीज आपको अगर फर्स्ट यूनिट में रहता तो आपको समझने में पावर सिस्टम ज़्यादा आसान होता है, ईपीटीडी ज़्यादा आसान से समझते। ये बेसिक चैप्टर है ना, जो सबसे पहला यूनिट होना चाहिए था वो यही होना चाहिए। तो खैर छोड़िए, अब ये सैग क्या है, एक पोल है यहाँ, एक पोल यहाँ है, हम इस पोल से वायर को ऐसे लटका देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा झुका रहता है, इसी झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ जो झुक गया, यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग कहते हैं सैग, है ना, जो वायर ऐसे झुक जाता है उसको हम लोग सैग कहते हैं। तो सैग के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इंसुलेटर समझ गए, जिस पर से वायर पास कर रहा है। कोरोना क्या होता है, आप देखे होंगे, रात में देखते होंगे, रात में दिखेगा जनरली कि पोल के पास एक छोटा सा एक लाइट जैसा निकलते रहता है, लगेगा कि वायर जल रहा है ना, रात में। दिन में तो विजिबल होता है लेकिन दिखेगा नहीं। तो रात में कभी कभी आप देखते होंगे कि पोल के पास वायर थोड़ा थोड़ा जल जैसा रहा, लाइट जैसा निकलता होगा, उसको हम लोग कोरोना कहते हैं। कोरोना क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर अंडरग्राउंड केबलिंग, नीचे वायर कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, है ना, और कैसे उसमें ट्रेंच बनाते हैं, गड्ढा करते हैं, गड्ढा में वायर कैसे बिछाते हैं वो बार पढ़ना होगा, है ना। ट्रेंच कैसे बनाते हैं, गड्ढा कैसे बनाते हैं, गड्ढा बना के उसका बेड कैसे बनाते हैं जिस पर से वायर क्रॉस करता है, वो हो गया अंडरग्राउंड केबलिंग, केबल कैसे बिछाते हैं। तो ये यूनिट 5 में, तो मेरे समझ से ये यूनिट 5 जो है यूनिट 1 रहता तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आता। चलिए जो भी है हम लोग जैसे है उसे देखेंगे। अब आ जाइए यूनिट 6 में। तो यूनिट 6 में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बारे में है, डीएसएस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। सब स्टेशन से कैसे डिस्ट्रीब्यूट, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पावर हाउस जहाँ पावर बना, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं जनरेशन में, जहाँ पावर प्लांट, पावर हाउस देखे होंगे, पावर प्लांट या पावर स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन जिसको कहते हैं, जनरेटिंग स्टेशन, पावर प्लांट, पावर स्टेशन, पावर हाउस जो भी कहते हैं, वहाँ पावर जनरेट होता है, और यहाँ से सब स्टेशन से डीएसएस से वहाँ पर बिजली आती है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंडस्ट्री को, ऑफिस को, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। उसका देखेंगे कि डीएसएस को कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे कैसे बांटते हैं। फिर फंक्शन ऑफ देयर कंपोनेंट, उसमें यूज क्या क्या हो रहा है। आपका सब स्टेशन है, उसमें जनरेटर लग रहा है, जनरेटर तो से सप्लाई आ ही रहा है, ट्रांसफार्मर लग रहा है, आइसोलेटर लग रहा है, स्विच गियर लग रहा है, ट्रांसफार्मर लग रहा है, उसके बारे में, वो कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। साइट सिलेक्शन, कैसा जगह बनाएंगे। दो तरह का सब स्टेशन होता है, इंडोर आउटडोर। तो आउटडोर के लिए खुला जगह चाहिए, इंडोर के लिए ऐसा जगह चाहिए जो सेफ हो। तो हम इसके लिए साइट सिलेक्शन आप पढ़े होंगे जनरेशन में भी, कि हाइडल के लिए कैसा, हाइडल पावर प्लांट बनाते हैं तो साइट कैसा होना चाहिए, वहाँ पर पानी एबंडेंस में होना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट बनाते हैं तो उसमें साइट में देखे होंगे कि शहर से दूर होना चाहिए, वहाँ पानी अवेलेबल होना चाहिए, फ्यूल जो है, कोयला जो है आराम से मिल जाए, वो होना चाहिए। तो साइट सिलेक्शन ऑलरेडी आप उसमें पढ़ चुके हैं पावर हाउस के जनरेशन में। और यहाँ हम डीएसएस का
साइट सिलेक्शन देखेंगे। फिर देखेंगे कि डीएसएस का, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का क्या क्या फ़ायदा है, क्या इससे लॉस है, डिसएडवांटेज है, एडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इसका एप्लीकेशन कैसे होता है ना। तो ये आपका यूनिट 6 हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। तो इससे हम समझते हैं कि एक रफ आइडिया हो गया होगा। ये मेरा ये लेक्चर देखेंगे तो आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि ईपीटीडी है ना, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका पेपर है, मेन कोर पेपर है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, ये अंदाज हो गया होगा। 6 यूनिट तक है, तो इस तरह से ये भी अंदाज हो गया होगा कि ये थोड़ा लंबा सा पेपर है। और रह गई आपके पढ़ने की, तो पढ़ाने के लिए तो हम लोग हैं ही, पीडीएफ मिल ही जाता है, वीडियो लेक्चर आप देखते ही देखते हैं, लाइव क्लास करते ही करते हैं। बट इफ एनी वन ऑफ यू और ऑल ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन बुक्स, अगर आप इस बुक्स में भी हैं, कुछ बच्चों को है कितना भी पढ़ाइए उनको एक शौक होता है कि बुक्स से भी पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत अच्छा गुण है एक तरह से, आप लोग का ये बहुत अच्छा क्वालिटी है कि आप बुक को भी देखते हैं, है ना, बुक को भी फॉलो करते हैं। तो बुक में देखिए मेनली हम आपको दो कहेंगे। ऐसे तो बुक, पावर सिस्टम में बुक की कमी है नहीं, है ना, पावर सिस्टम में बुक की कमी नहीं है, बहुत सारा बुक है। लेकिन आपको मैं दो कहूँगा कि आप एक तो या तो जेबी गुप्ता पढ़ सकते हैं, ये बाद में एक कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस जेबी गुप्ता के बुक में एक ही दिक्कत है कि ये लेंदी बहुत है। अगर आपको डिटेल में सारा चीज चाहिए तो दिस इज द बेस्ट बुक, है ना। किसी चीज का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का डिटेल में आइडिया चाहिए तो जेबी गुप्ता का बुक सबसे अच्छा है। लेकिन आप शॉर्टकट पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, ठीक है। तो मैं रेफर करूँगा ये कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आल्सो स्टडिंग बुक, गोइंग थ्रू द बुक्स, कि आप बुक भी पढ़ना चाह रहे हैं उसको, तो आप देखें जेबी गुप्ता। और एक और बुक है सोनी गुप्ता एंड भटनागर करके, 3 राइटर्स हैं, अभी शायद इसमें चौथे राइटर भी मिल गए हैं। एक है पीवी गुप्ता करके, तो वही है गुप्ता है शायद, है ना, गुप्ता है, सोनी गुप्ता एंड भटनागर, और एक कोई और राइटर है शायद, अब 4 राइटर हो गए हैं। तो जो भी है ये बुक है, तो ये दोनों चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो हम यही कहेंगे आपको कि जस्ट इंजॉय करते हुए, एग्जाम का आपका जस्ट स्ट्रेन आपके ऊपर से ख़त्म हुआ होगा, फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम का स्ट्रेन ख़त्म हुआ होगा, है ना। जस्ट अभी तो आप लोग तो आप थोड़ा सा एग्ज़ाम के प्रेशर में थे, फिर आपका अब तक तो सेशनल भी ख़त्म हो गया होगा। तो लेट अस कंसंट्रेट योर सेल्फ, आप कंसंट्रेट करिए, थोड़ा पढ़ने पर आप ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ में आपको ये भी कहेंगे कि आप न्यू ईयर भी काफ़ी अच्छा से मनाइए, बट पढ़ते हुए, है ना। मिलते हैं अगले आप डायरेक्ट आपसे मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक है। तब तक ये आप देखें और सिलेबस का आइडिया लें। ओके, थैंक यू फॉर हियरिंग मी। कर दें।